वत्सले मातृभूमि। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत देश एक आतंकवादी को, जिसको सेना की गोलियों से मारा गया है, उसको हम शहीद अर्थात मातृभूमि के लिए बलिदानी की उपाधि दे दें? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत की जो सुरक्षाएं सेनाएं हैं, वह बीएसएफ हो या हमारी मिलिट्री हो, उसके मूवमेंट की जानकारी हम लोग सार्वजनिक कर दें कि अर्थात हमारे बेस कैंप कहाँ पर हैं, सेना इस समय कौन से क्षेत्र में चल रही है, सेना किस क्षेत्र को अपने अंतर्गत लेकर चल रही है, किस किस जिलों में इसका मूवमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से उसकी दूरी क्या है, यह सब जानकारी सार्वजनिक हो जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम आतंकवादियों को पालने का काम कर दें, सांप नहीं तो सपोलों के माध्यम से उनको पालने का काम कर दें? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम आतंकवादियों से गले मिलें? और यदि ऐसा हो सकता है तो मान के चलिए कि तंत्र सरकार पर हावी है। जयराम जी की मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं एमआई के आज के विश्लेषण में। हमने जो पिछला अपना विश्लेषण करा था वह सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के जो पक्ष में निर्णय दिया गया था उसी विश्लेषण में करा गया था। अब हम उसी विश्लेषण को इसे दूसरे भाग में आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं मेरा नाम चंद्रशेखर है। मेरा मूल उद्देश्य यह है कि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार अत्यधिक से अत्यधिक होना चाहिए। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके पास धन का अभाव है, या हमारी बेटियां हैं और बहनें हैं जो भौगोलिक परिस्थितियों या सामाजिक परिस्थितियों के कारण किसी अच्छे सेंटर पर जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, घर को नहीं छोड़ सकती हैं। तो इस चैनल को प्रारंभ करने से पहले मेरी वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप उस वेबसाइट को देखें, समझें, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा मानव को मानव संसाधन परिवर्तित करती है, और यदि शिक्षा ठीक प्रकार से दी गई है तो मानव का विकास भी उसी प्रकार से होता है। शिक्षा यदि किसी विचारधारा के साथ है तो उसी विचारधारा के व्यक्ति का निर्माण होगा, क्योंकि कच्चे मटके को पक्का बनाने पर पक्के से कच्चा नहीं हो सकता, लेकिन कच्चे से पक्का होगा, और जब वो कच्चे से पक्का होगा तो कच्चे वाले गुण लेकर ही पक्का होगा। संभवतः यही जो कच्चे से पक्के का गुण है ये इतना पक चुका है कि अब तंत्र अधिक शक्तिशाली हो गया है। आप मेरे संकेत समझ रहे होंगे। आज मैं संकेतों के माध्यम से अधिक बात करूंगा ताकि किसी प्रकार के कानूनी वाद विवाद में मैं ना पड़ूं, कि मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस तंत्र की टक्कर को झेल सकूं। प्रारंभ करते हैं विश्लेषण। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है, और सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों के द्वारा, मैं यहाँ संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष न्यायाधीशों की बात कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों के द्वारा एक निर्णय आता है जिसमें कहा गया है तमिलनाडु के राज्यपाल से और उनको संबोधित करते प्रत्येक राज्यपाल से और राष्ट्रपति से कि आप पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते। अब ये पॉकेट वीटो क्या होती है, कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। पॉकेट वीटो के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वह किसी भी विधेयक को अनंत काल के लिए अपने पास रोक सकते हैं। अब वो अनंत काल के लिए क्यों रोक सकते हैं, यह संविधान निर्माताओं के विषय में मन में बात तो आई होगी जब संविधान का निर्माण हो रहा होगा। तो ऐसे क्या कारण हुए, तो कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई एक ऐसी जानकारी, कोई एक ऐसा मूवमेंट जो राष्ट्र हित में नहीं है और जिसका संज्ञान राज्य के द्वारा लिया जाता है, और चूंकि हम पूर्ण संघ नहीं है तो राष्ट्रीय हितों को किसी प्रकार का डेंट आघात ना पहुंचे, इसलिए उस बिल को रोका जाता है। समय समय पर इसका पॉलिटिकल यूज, राजनीतिक उपयोग हो सकता है, वह एक अलग विषय है, लेकिन राष्ट्र हित के विषयों से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, और इसी राष्ट्र को तोड़ने की चेतना संभवतः इस निर्णय के माध्यम से की गई है। कैसे की गई है, तो पहले मैं इसका सार दे देता हूं। सार ये था, क्योंकि हम इसका विश्लेषण देख चुके हैं, तो सार ये था कि अब राज्यपाल और राष्ट्रपति राज्य विधायिका के द्वारा पारित जो बिल पास होकर उनके पास हस्ताक्षर के लिए आ रहा है वह उसको रोक नहीं सकते हैं। यदि वो उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं राज्यपाल, तो जब वो दोबारा संशोधित होकर बिना संशोधन के साथ उनके पास आएगा तो उनको उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। अब यहाँ पे केवल एक विकल्प है कि वो इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दें, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के अंतर्गत उसको हो सकता है पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेज दें। जब राज्य विधायिका संशोधन करके पुनः राष्ट्रपति को भेजेंगे तो इस बार राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य नहीं होते हैं। अब जब राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं, चूंकि ये जो डिसीजन आया है जिसमें पॉकेट वीटो को हटा दिया गया है और बोला गया है राज्यपाल और राष्ट्रपति से कि आपको 3 महीने के अंतर्गत अपने निर्णय लेने होंगे, यदि 3 महीने की समय अवधि में आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो माना जाएगा कि ये आपकी स्वीकृति हाँ में है, और इसको फिर कानून मान लिया जाएगा। राज्य के राज्यपत्र, संबंधित राज्य के राज्यपत्र पे उसको छापा जाएगा, एक नोटिफिकेशन इशू करा जाएगा और वह कानून अस्तित्व में आ जाएगा, जैसे कि यह 10 कानून अस्तित्व में आ गए। एक प्रकार से विधायिका ने ही संविधान संशोधन कर दिया।
अब इस विषय को हम विस्तार से देख चुके हैं, इसलिए अब इसकी थोड़ी और व्याख्या पे चलते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये निर्णय आया है, एक निर्णय और आ गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के विषय में भी कह दिया है कि राज्यपाल के द्वारा जो विषय आपके लिए आरक्षित करा गया है उसे केवल आप एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और यदि वह दोबारा संशोधित होकर या बिना संशोधनों के साथ आपके पास पहुंचता है तो अब आप भी बाध्यकारी हैं उस पर हस्ताक्षर देने के लिए। अब इस परिस्थिति का हम अवलोकन करते हैं 3 उदाहरणों के साथ। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से इस भारत के शीर्ष पर बैठे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक आतंकवादी को गले लगाते हैं और क्यों लगाते हैं और इसका क्या परिणाम निकलता है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता है कि अब राष्ट्रपति भी केवल एक बार पुनर्विचार के लिए इसको वापस करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से संशोधन कर दिया गया है कि पॉकेट वीटो ही हटा दिया गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट अपने एक निर्णय के माध्यम से यह काम भी कर सकता है, ये सत्यता है। अब क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा ने एक विधेयक पारित करा और उस विधेयक को उन्होंने राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास भेजा, और विधेयक में क्या प्रावधान करा गया है, तो विधेयक में प्रावधान करा गया है जो भूले भटके नौजवान थे जो पत्थर उठा रहे थे, जिनको भारतीय सेना ने आतंकवादी समझ के मार दिया है, यह राज्य, इसका विधानमंडल और इस राज्य की नीति इनको शहीद की उपाधि देगी, बलिदानी का दर्जा देगी। अब क्या होगा, अब सामान्य परिस्थितियों में इस निर्णय से आने से पहले मतलब ही नहीं था कि ये पास हो जाए, किसी प्रकार की कोई परिस्थिति बनती नहीं थी, क्योंकि पॉकेट वीटो और रिकंसिडरेशन इस पर लग सकता था। अब पॉकेट वीटो का विकल्प समाप्त कर दिया गया। रिकंसिडरेशन में विधायिका ने पुनः राज्यपाल को बिना किसी संशोधन के फिर से भेज दिया है। अब राज्यपाल बाध्यकारी इस पर सिग्नेचर करने के लिए, यदि राज्यपाल अपने सिग्नेचर कर देते हैं इस वर्तमान निर्णय के अनुसार, तो प्रत्येक आतंकवादी बलिदानी बन जाएगा। इसी भारत राज्य में प्रत्येक आतंकवादी बलिदानी बन जाएगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट का अगला डिसीजन भी आ जाता है अगले चरण में, जिसमें वो कहते हैं कि राष्ट्रपति भी केवल एक बार इसको पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेज सकते हैं, तो अब चाहे राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उनको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, क्योंकि विधायिका के माध्यम से आया है और विधायिका राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये संविधान की अथॉरिटी भारत के लोगों से निकली है, तो राज्य के लोग ही भारत के लोग हैं, भारत के लोग ही राज्य के लोग हैं। तो भारत के लोगों ने राज्य विधायिका को यह निर्देश दिया है कि आप इस विधेयक को पारित करें हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो भारत राज्य में ही सेना ने जिनको आतंकवादी समझ के मारा है, क्योंकि वो आतंकवादी थे, वो भूले भटके नौजवान नहीं थे, वो पत्थर बरसा रहे थे, उन्होंने कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया। ये हिंदू विहीन होने का कारण कुछ कश्मीरी गद्दार थे, इनको अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करता हूं। तो भारत का राज्य ही अब उन आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देगा। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए एक विधेयक और आया है और तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल या राजस्थान में कोई आतंकवादी घटना चल रही है और भारत को खंडित करने का एक प्रयास, जैसे मुंबई में टेरर स्ट्राइक हुआ था वैसे ही चल रहा है। मान लीजिए मुंबई में टेरर स्ट्राइक हुई और वहां की विधायिका ने इससे पहले ही एक विधेयक उनके पास भेज रखा है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल को और राष्ट्रपति ने इस पर अनुमति अपनी दे रखी थी कि सेना का जो भी मूवमेंट होगा उसकी जानकारी राज्य सरकार को दी जाएगी। अब आप ये जानकारी वामपंथी विचारधारा की सरकार को केरल में दे दीजिए, एम.के. स्टालिन को तमिलनाडु में दे दीजिए, पश्चिम बंगाल में दे दीजिए, राजस्थान में दे दीजिए, जब विपरीत मत की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में दे दीजिए, सेना की सारी स्थितियां डिस्क्लोज कर दी जाएंगी और भारत को खंडित होने में समय लगेगा, गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी केवल इस निर्णय के कारण। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, और इस तीसरे उदाहरण में भारतीय न्यायपालिका के माध्यम से यह निर्णय आया कि जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संकट है, इनके बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया जाए। यानी कि हमने सांप नहीं सपोलों को पालने की व्यवस्था कर दी, और सपोला सांप से अधिक खतरनाक है। अब कश्मीर फिल्म का वो डायलॉग याद करिए, सरकार तुम्हारी है, तंत्र हमारा है। अब उस मटके का उदाहरण तैयार करिए जो जब कच्चे से पक्का होगा तो वह जिन गुणों के साथ कच्चे से तपा है पक्के के लिए, वह गुण उसमें आत्मसात हैं। शिक्षा व्यवस्था भी कुछ ऐसी है। अगर विदेशी मूल की शिक्षा व्यवस्था में आप बैरिस्टर बनेंगे, बैरिस्टर शब्द ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी का आता है, आपने इस संकेत को समझ गए होंगे, तो वही गुण आपके अंदर होंगे। या तो कोई लालच हो सकता है या धमकी हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक कारण होगा।
आप उनके पक्ष में रात को 3 बजे कोर्ट खोल देंगे और भारतीयों को, हिंदुओं को 13.5 वर्षों से समय नहीं मिल रहा है सुनवाई के लिए। इस तंत्र का एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। भारत के प्रधानमंत्री JKLF के प्रमुख यासीन मलिक से मिलते हैं। वही यासीन मलिक जो आज भारत की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आतंकवादी था इसलिए काट रहा है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री मिलने गया तो उसने कोई आतंकवादी घटना करी थी इसलिए वो अपराधी हो गया। वो पहले से ही अपराधी था। उसी ने हिंदू विहीन करे थे, सेना के 3 अधिकारियों को खुलेआम गोली मारी थी, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर भारत के प्रधानमंत्री से गले मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसको इन्वाइट करा था। भारत के प्रधानमंत्री शर्म शेख जाते हैं और कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसमें हम भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हस्तक्षेप की जांच करेंगे। ये शर्म शेख में बोल के आते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और आप जानते हो उस समय सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था। हमें किसी और अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे क्या कारण था कि सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। वो एक वैधानिक पक्ष था, एक पेज फंस गया था। धन्यवाद देता हूं APJ अब्दुल कलाम को, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया डॉक्टर A सुब्रमण्यम के हस्तक्षेप पर और कहा कि हाँ संविधान में व्यवस्था है इसलिए यह भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, इसलिए कोई त्याग नहीं हुआ। अब आप समझिए तंत्र कितना सशक्त है। उस तंत्र ने व्यवस्था कर दी है भारत को तोड़ने की। उस तंत्र ने व्यवस्था कर दी है आतंकवादियों को शहीद की उपाधि देने की। उस तंत्र ने व्यवस्था कर दी है सेना के मूवमेंट की इंफॉर्मेशन राज्य सरकार को देने की विधेयक के माध्यम से, और फिर वह पाकिस्तान पर लाइव टेलीकास्ट करी जाएगी। जैसे मुंबई का टेरर स्ट्राइक लाइव टेलीकास्ट हुआ था तो सेना की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी उनको मिल रही थी और कुछ संगठित चैनलों के माध्यम से जो प्रारंभ करा गया, और उस समय जागरूकता की कमी थी कि फिर सारे चैनल उस लाइव टेलीकास्ट को दिखाने लगे क्योंकि TRP का खेल भी तो बहुत बड़ा है। समझ जाता हूं, आगे चलते हैं। उस तंत्र की व्याख्या में ही रोहिंग्याओं के बच्चों को भारत में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रवेश मिल रहा है। हम उपाधि दे रहे हैं, हम उपाधि दे सकते हैं, भारत टूटेगा, और हम उन्हीं आतंकवादियों के बच्चों को पाल रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश में और ब्रह्मदेश बंगला में हिंदुओं के साथ मैसेकर नरसंहार कराया। गलती किसकी है? उनकी नहीं है, गलती तो हमारी है साहब, आपको मानना पड़ेगा। हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। हमने गद्दार हिंदू, कम्युनिस्ट हिंदू सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में पाल रखे हैं और वो शणे शणे हमारा रक्त चूस रहे हैं, और उनके वोटर उनसे प्रश्न भी नहीं पूछ रहे हैं कि मेरी आने वाली जनरेशन का क्या होगा। जो जातिगत व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो मुझे बता दीजिए कि यादव और दलित पाकिस्तान से कहां गए? यादव और दलित बांग्लादेश से कहां गए? सरदार अफगानिस्तान से क्यों गायब हो गया? एक छोटा सा देश बचा है, उसको भी तोड़ने का प्रयास कर दिया गया यहां पर। क्यों? क्योंकि तंत्र बहुत अधिक सशक्त है, वह विचारधारा बैठी हुई है। पिछले 30 सालों से भारत की न्याय व्यवस्था में अभी तो केवल 11 साल हुए हैं, रिटायरमेंट होते होते होंगे सारे के सारे। इस हिंदूवादी राष्ट्रपिता के विचारधारा के न्यायाधीशों को आने में तो भी समय लग जाएगा। और लेटरल एंट्री है साहब, कोई परीक्षा विक्षा नहीं, कुछ नहीं। मैं भारत का नागरिक हूं और राष्ट्रपति कहते हैं हाँ आप विधि विशेषज्ञ हैं, मेरे मत के अनुसार आप भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन जाएंगे। ऐसी लेटरल एंट्री है। नियुक्ति की प्रशंसा अनुशंसा कौन करेगा? हम 5 न्यायाधीश। ट्रांसफर कौन करेगा? हम 5 न्यायाधीश। 2014 की गलती का परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। NJSE एक्ट आया था, दोबारा पास करते संसद से, देखते कितनी बार भारत की न्यायपालिका इसको ठुकराती। हमारी सरकार वहां कमजोर पड़ गई, तंत्र हावी हो गया, और आज हम ये परिणाम भुगत रहे हैं कि भारत खंडित होने की स्थिति पे आ गया है। अगर हम अब भी सजग नहीं हुए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वोटर हैं, आप उसके मतदाता हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं और आपकी शुभकामनाएं मेरे को। प्रश्न करिए उससे, उस राजनीतिक दल से प्रश्न करिए हिंदू हित का क्या? हम सेकुलरिज्म के चक्कर में भाईचारा निभाते रहेंगे, हम चारा बन रहे हैं, वो हमेशा भाई बनते हैं। उनका विस्तार हो रहा है, हमारा विघटन हो रहा है, हम पलायन कर रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा, गहन विचार करना पड़ेगा। मैं अपने आने वाली जनरेशन को सफेद टोपी नहीं पहनाऊंगा,
अगर सपेले सपोले बड़े होंगे तो पहले सपोले को काटूंगा और जो सपोलों को पैदा कर रहे हैं उनको काट दूंगा। नहीं साहब, क्षत्रिय हूँ, लड़के मरूंगा। विषय बड़ा गंभीर है, हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन किंतु मेरी बात सुनिए, आपसे निवेदन है, और मेरी बात सुनते ही रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, और वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। एक बार देख लीजिएगा मैं शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप उससे सहमत हैं तो कोई आर्थिक सहायता मुझे आपसे नहीं चाहिए, बस आप इसका अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार करें। नमस्कार, मिलता हूँ अगले अंक में। जय राम जी की।